नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडी नॉवल बॉय पर। जैसे आप सभी ने हमारी पिछली कहानियों रीबोर्न एम्परर को इतना प्यार दिया, वैसे ही उम्मीद है कि आप इस नई कहानी को भी अपना प्यार देंगे। आज हम लेकर आए हैं एक नई, रोमांचक और शक्ति से भरी कहानी, कैप्सूल एक्स विराज का बदलाव। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कमजोर था, डरपोक था, लेकिन एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। ध्यान रहे, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कैप्सूल एक्स विराज का बदला। चट्टानी सम्राट विराज के सामने एक हरे रंग का लिबास पहने युवा के रूप में खड़ा था और उसे कह रहा था, तुम चिंता मत करो, मेरे इस आभासी शरीर की शक्ति मेरे असल शरीर की शक्ति जितनी ही है। मैं बारबेरियन जीवनरस अमृत योद्धाओं तक से सामना कर सकता हूँ। हरे रंग का लिबास वाले युवा मोक्ष के अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास प्रकट हो रहा था। इस तरह अपना आभासी शरीर प्रकट करना ये दानव प्रेत प्रजाति के लोगों की विशेष कला या तकनीक थी। दानव प्रेत प्रजाति में भी कुछ ही महान योद्धा अपना आभासी शरीर प्रकट करना सीख पाते थे। मोक्ष यानी चट्टानी सम्राट उन कुछ महान योद्धाओं में से थे। जहां तक बात विराज की थी, तो विराज समझ रहा था कि मोक्ष के साथ होने पर वो मार्शियल सम्राट स्तर तक के योद्धा तक को आसानी से झेल सकता था। मोक्ष की सारी बातों को सुनने के बाद विराज ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए उससे कहा, आपने मेरे साथ आने के लिए हाँ भरी, मैं आपका आभारी हूँ। मोक्ष ने अपना हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरे लिए छोटा मामला है। अगर अभयवर्धन ने मुझे बचाया न होता तो मैं तो 1000 साल पहले ही मर चुका होता। मेरा जीवन तुम्हारे पूर्वजों की देन है। अब अगर उनके किसी वंशज पर खतरा है तो मैं कैसे दूर बैठकर तमाशा देख सकता हूँ। मोक्ष के अंदर आए इस नए आत्मविश्वास का एक कारण और भी था जिसे अभी तक उसने विराज से नहीं कहा था। जिस समय विराज ने प्राचीन स्वर्गीय भूमि को नष्ट होने से बचा लिया था, उस समय मोक्ष ने पाया कि उसके शरीर के अंदरूनी घाव धीरे धीरे भरना शुरू हो गए थे। हालांकि उसके शरीर के अंदरूनी घावों के भरने की दर काफी धीमी थी। इस धीमी रफ्तार से मोक्ष को लगभग 30 साल लगते इन घावों को भरने में। हालांकि मोक्ष के लिए ये समय कोई खास ज्यादा नहीं था, वो तो पिछले 1000 सालों से इस प्राचीन स्वर्गीय भूमि में रह रहे थे। वैसे भी दानव प्रेत प्रजाति का जीवन काल सामान्य रूप से काफी लंबा होता था। मोक्ष के अंदर जितनी प्रतिभा भरी पड़ी थी, एक बार जब उसके अंदर के सारे घाव भर जाते तो वो जल्दी ही संत स्तर की तीनों अवस्थाओं को पार कर जाता। विराज ने अपने शरीर के अंदर से कातिलाना आभा निकालना शुरू कर दिया ताकि अपने शरीर पर मौजूद आत्मा की महक को खुद से अलग कर सकें। इसके ठीक बाद विराज मोक्ष के साथ आभासी दरवाजे से होते हुए बाहर निकल गया। जैसे ही वो दोनों आभासी दरवाजे के अंदर गए, वो आभासी दरवाजा गायब हो गया। अगले ही पल आभासी दरवाजा लीमू प्रांत में प्रकट हुआ। विराज और मोक्ष उस आभासी दरवाजे से होकर बाहर आ गए। बाहर आते ही मोक्ष को कुछ अलगसा महसूस हुआ। उसने विराज को देखते हुए कहा, बारबेरियन वंश की इस भूमि में एकदम अलग ही तरह की आभा बह रही है। ये आभा तुलनात्मक रूप से काफी ज्यादा पतली है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस जगह को अलग तरह से ढाला गया हो। मोक्ष की बात पर विराज ने कहा, ज्येष्ठ, आप एकदम सही कह रहे हैं। ये कलिंजर एम्पायर की एक उजाड़ भूमि है। ये जगह बारबेरियन वंश की उड़ान भूमि है। इस जगह के वातावरण को बारबेरियन वंश के लोगों के हिसाब से ढाल दिया गया है। इस वजह से आपको यहाँ का माहौल इतना बदलाव लग रहा है। विराज की बात सुनकर मोक्ष ने जवाब दिया, अच्छा तो ये बात है, इसलिए यहाँ की आभा इतनी पतली और विशिष्ट तरह की है।
वैसे मुझे नहीं लगता कि बारबेरियन वंश में कोई बारबेरियन जीवनरस अमृत स्तर से ऊपर का योद्धा होगा। क्यों ठीक कह रहा हूं ना मैं? दानव प्रेत प्रजाति का होने की वजह से मोक्ष को बारबेरियन वंश के लोगों की काफी ज्यादा समझ थी। वहां वातावरण में मौजूद हवा की ऊर्जा को महसूस कर मोक्ष समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार बारबेरियन वंश के लोगों की अधिकतम क्षमता कितनी हो सकती थी। मार्शियल सम्राट स्तर के योद्धा बनने के साथ साथ बारबेरियन वंश के लोगों में अपने वातावरण को बदलने की शक्ति भी आ जाती थी। जितना ज्यादा बारबेरियन वंश के लोग अपने वातावरण को बदलने में सक्षम हो पाते थे, इसका अर्थ होता था कि उनमें उतनी ही ज्यादा शक्तियां आ चुकी थी। ऐसे में मोक्ष को लग रहा था कि हवा में बारबेरियन वंश के लोगों की ऊर्जा की वेब जितनी पतली थी, उससे इस भूमि पर कोई भी बारबेरियन सम्राट स्तर का योद्धा नहीं था। नहीं तो इतनी पतली ऊर्जा की वेब यहाँ नहीं होती। मोक्ष के इस निष्कर्ष पर विराज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो चौकन्नी निगाहों से अपने चारों ओर देखने लगा और जल्दी ही वो गंभीर हो गया। विराज ने अपने पास ही मौजूद ताजे पैरों के निशान को बारीकी से देखने के बाद धीमे स्वर में कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वसु परिवार के हत्यारे गोल्डन पंख की तरफ आकर्षित हो चुके हैं। वसु परिवार के शिकारी दल के वो हत्यारे कम से कम 9th ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा तो हैं। ऐसे में अगर वो अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं तो 100 किलोमीटर का फासला उनके लिए तय करना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। इस समय में वसु परिवार के हत्यारे यहां से होकर जरूर गुजरे होंगे। चलो अब देखते हैं कि मेरे उस पत्थर को चारे की तरह फेंकना कुछ काम आया है या नहीं। ऐसा कहने के बाद विराज ने गोल्डन पंख को अपने दिल से पुकारा, गोल्डन पंख, अपने पीछे देखो, क्या तुम्हें वसु परिवार के वो सभी हत्यारे दिखाई दे रहे हैं? आत्मा के संबंध की वजह से विराज की बात सीधे गोल्डन पंख के दिमाग तक पहुंच गई। उसी समय गोल्डन पंख की आवाज विराज को सुनाई दी, उस्ताद, मैं अपना काम पूरा करके वापस लौट रहा हूं। रही बात वसु परिवार के हत्यारों की, तो वो सभी बारबेरियन वंश के पवित्र पहाड़ पर पहुंचने की वाले हैं। गोल्डन पंख की बात सुनकर विराज थोड़ा इरिटेट हो गया, क्योंकि वसु परिवार के हत्यारों की चाल उसकी योजना के मुताबिक नहीं थी। उसने सोचा था कि आत्मा ज्ञान की महक की वजह से जब वसु परिवार के हत्यारे गुमराह हो जाएंगे और बारबेरियन वंश के उस पवित्र पहाड़ की ओर धीमी गति से आगे बढ़ेंगे, ऐसी परिस्थिति में वो उन सभी का छिपकर पीछा करेगा और घात लगाकर छापामार युद्ध पद्धति से उन सभी वसु परिवार के हत्यारों को मौत के घाट उतार देगा। लेकिन अब मामला बदल चुका था। वसु परिवार के हत्यारे गुमराह होने पर तेजी से बारबेरियन वंश के पवित्र पहाड़ की ओर चले गए, लेकिन इससे विराज की सारी योजना धरी की धरी रह गई। विराज को किसी गहरी चिंता में खोया देखकर मोक्ष ने उसके हाथ को पकड़ते हुए उससे पूछा, विराज, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो गई है? तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मोक्ष की बात सुनकर विराज ने मोक्ष के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, नहीं, कोई बात नहीं। दरअसल कुछ चोर मेरे पीछे पड़े थे और मेरी हत्या करना चाह रहे थे, लेकिन अब मुझे नहीं मालूम कि क्या उन्हें उस चीज का पता चल चुका है या नहीं। वो तेजी से बारबेरियन वंश के पवित्र पहाड़ तक पहुंच चुके हैं और अब घात लगाकर मेरे ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। विराज ने मोक्ष को उन हत्यारों के बारे में ये नहीं बताया था कि वो वसु परिवार के शिकारी दल के हत्यारे थे। विराज के पास कई ऐसी तरकीबें थीं जिनके सहारे वो उन सभी हत्यारों को नियंत्रित कर सकता था। विराज ने आत्मा ज्ञान की महक का उपयोग इसलिए किया था कि उन हत्यारों की मदद से वो बारबेरियन वंश के लोगों की गतिविधि को थोड़ा समझ सके। लेकिन शायद वसु परिवार के हत्यारे विराज की इस योजना को भांप गए थे और विराज के जाल में नहीं फंसे थे। विराज की बात सुनकर मोक्ष ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, अच्छा, तो बस कुछ चोर ही है।
फिर तो तुम ही उन्हें मार देना। ऐसे छोटे मोटे चोरों को मारने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मोक्ष को मालूम था कि विराज के पास कई सारे हुक्म के इक्के थे जिनकी मदद से वो किसी भी पारी को अपने अनुकूल ढाल सकता था, और यदि विराज किसी दुर्घटना का शिकार हो भी जाता तो मोक्ष तो वही था, वो समय रहते विराज को बचा ही लेता। मोक्ष दानव प्रेत प्रजाति का एक स्वर्ग का गर्व योद्धा था। इस वजह से अपनी शक्तियों पर उसे पूरा विश्वास था। मोक्ष की बात सुनकर विराज ने मुस्कुराकर कहा, ज्येष्ठ मोक्ष, आप चिंता न करें, मैं उन जाहिलों को आसानी से नष्ट कर दूंगा। मैं तो बस चाहता था कि उनकी मदद से बारबेरियन वंश के लोगों के ठिकानों के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकूं। ऐसा कहकर विराज ने अग्निदेवी वैदेही की पेंटिंग को उठाकर अपने पास रख लिया और मोक्ष के साथ बारबेरियन वंश के पवित्र पहाड़ की ओर चल पड़ा। अयान और बाकी लोग इस समय महान ट्रायल मैदान में थे। विराज फिलहाल उन लोगों को बाहर नहीं बुलाना चाहता था। वसु परिवार के हत्यारों की तुलना में बारबेरियन वंश के पवित्र पहाड़ में घुसना और वर्धन परिवार के पूर्वजों की धरोहर को हासिल करना हद से ज्यादा दुष्कर लक्ष्य था। अयान और बाकी लोग इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी शक्ति में तेजी से इजाफा कर सकते थे। इससे बारबेरियन वंश के पवित्र पहाड़ में घुसना उनके लिए थोड़ा और आसान हो जाता। विराज कुछ दूर चला ही था कि उसने गोल्डन पंख को अपनी तरफ आता देखा। विराज चाह रहा था कि गोल्डन पंख उन लोगों को जल्द से जल्द बारबेरियन वंश के उस पवित्र पहाड़ तक पहुंचा दे। गोल्डन पंख की रफ्तार उल्कापिंड की रफ्तार की तरह भयानक थी। विराज और मोक्ष बारबेरियन वंश के पवित्र पहाड़ से कई 100 किलोमीटर दूर थे, लेकिन गोल्डन पंख ने अपनी पूरी रफ्तार से उन्हें सिर्फ 1 घंटे में ही बारबेरियन वंश के उस पवित्र पहाड़ तक पहुंचा दिया। हालांकि विराज और मोक्ष जब वहां पहुंचे तो विराज ने पाया कि बारबेरियन वंश के उस पवित्र पहाड़ पर जो परिस्थितियां थी वो विराज की अपेक्षा के एकदम विपरीत थी। विराज आकाश में साफ देख सकता था कि वहां पर वसु परिवार के हत्यारे थे, जिन्हें बारबेरियन वंश के योद्धाओं ने बड़ी संख्या में घेर रखा था। उन सभी हत्यारों के शरीर पर अनगिनत घाव के निशान थे और वो सभी जल्दी ही मौत के आगोश में समाने वाले थे। उसी समय विराज के सामने एक बड़ी चट्टान के पास एक आकृति प्रकट हुई। उस आकृति ने वसु परिवार के शिकारी दल के हत्यारों की वेशभूषा धारण की हुई थी। उसने ऊपर की ओर देखा जहां उसके साथी आसमान में बारबेरियन योद्धाओं से लगातार मात खा रहे थे, लेकिन उसने अपने साथियों को बचाने की एक हल्की कोशिश तक भी नहीं की। उस वसु परिवार के हत्यारे की इस हरकत को देखकर विराज ने कहा, क्या इन लोगों में कोई आपसी मतभेद हो गया है? विराज को तो लगा था कि बारबेरियन वंश के पवित्र पहाड़ पर पहुंचने के बाद वसु परिवार के हत्यारों को मारने के लिए उसे उन सभी के साथ युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो पासा ही पूरा उल्टा हुआ पड़ा था। वसु परिवार के हत्यारे मौत की दहलीज पर खड़े थे और अब विराज को उनसे उलझने की कोई आवश्यकता नहीं बची थी। मोक्ष ने उन सभी हत्यारों को देखकर कहा, अच्छा तो ये थे वो चोर। मुझे नहीं लगता कि ये काले आदमी ज्यादा देर तक बारबेरियन योद्धाओं का सामना कर पाएंगे। क्या बारबेरियन वंश के लोग वसु परिवार के सभी हत्यारों को मार देंगे? क्या विराज की मुलाकात वहां पर अपने पिता इंद्रावसु से हो पाएगी? क्या अभी भी कुछ राज बाकी थे जो विराज के सामने खुलने वाले थे? विराज बारबेरियन वंश के उस पवित्र पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या योजना बनाएगा? मोक्ष ने उन सभी हत्यारों को देखकर कहा, अच्छा तो ये थे वो चोर। मुझे नहीं लगता कि ये काले आदमी ज्यादा देर तक बारबेरियन योद्धाओं का सामना कर पाएंगे। अगर वो किसी तरह से बच पाने में कामयाब भी हो गए, तब भी वो ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक ही जीवित रह पाएंगे। विराज ने मोक्ष की बात सुनी, लेकिन उसका सारा ध्यान सामने चट्टान के पास वसु परिवार के शिकारी दल के हत्यारे पर था। उसने गोल्डन पंख को मन से ही आवाज देते हुए कहा, गोल्डन पंख,
इस हत्यारे का कामतमाम कर दो। विराज की आज्ञा पाते ही गोल्डन पंख तुरंत चट्टान के पास खड़े काले आदमी पर झपटने के लिए तैयार हो गया। उसने काले आदमी को ध्यान से देखा और उसकी ओर तेज उड़ान भरी दी। उसके पैने पंजे नो अधूरी संसार ज्वाला से धधक रहे थे। वो तेजी से वसु परिवार के हत्यारे की तरफ झपटा। अपने पीछे हवा के तेजी से टूटने की आवाज महसूस कर वसु परिवार का हत्यारा अचानक से चौकन्ना हो गया। वो तुरंत बिजली से भी तेज रफ्तार से अपनी जगह से 5 से 6 कदम पीछे हट गया। उसी समय गोल्डन पंख के पैने शक्तिशाली पंजे जमीन पर उस जगह आकर पड़े जहां पर वह हत्यारा बस 1 सेकंड से पहले खड़ा था। गोल्डन पंख के जमीन की चट्टान पर पंजे पड़ते ही चट्टान पर गहरे और लंबे निशान बन गए। वसु परिवार के हत्यारे की कमाल की फुर्ती देखकर विराज अचंभित रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि शिकारी दर के हत्यारे की मूवमेंट स्किल इतने कमाल की थी। उसने चौंकते हुए कहा, तुम्हारे अंदर काबिलियत तो है, लेकिन तुम ये काबिलियत गलत लोगों के लिए कुर्बान कर रहे हो। अपने वार को चूकता देखकर गोल्डन पंख ने फिर से हवा में जोरदार उड़ान भरी और एक बार फिर पूरी रफ्तार और शक्ति से वसु परिवार के हत्यारे की तरफ बढ़ चला। जैसे ही गोल्डन पंख के पैने और शक्तिशाली पंजे वसु परिवार के हत्यारे के शरीर पर गढ़ने ही वाले थे, हत्यारा बोल उठा, रहम रहम करो युवा मास्टर। हत्यारे के मुंह से रहम की बात सुनकर विराज को कुछ अजीब सा लगा। उसने तुरंत गोल्डन पंख को कहा, गोल्डन पंख रुको, जब तक मैं ना कहूं हमला मत करना। विराज की बात सुनते ही गोल्डन पंख जो हत्यारे के एकदम नजदीक पहुंच चुका था, वह हवा में ही रुक गया। उसके पैने पंजे हत्यारे के एकदम पास आकर रुक गए। हत्यारा सिर्फ 1 इंच से गोल्डन पंख के नुकीले पंजों का शिकार होने से बचा था। 9 अधूरे संसार ज्वाला से हत्यारे का चेहरा झुलसने लगा। इस समय गोल्डन पंख जिस पोजीशन में था, वह उस हत्यारे के प्राण पखेरु किसी भी समय उखाड़ सकता था। हत्यारे के माथे से पसीने की कई बूंदें ढुलककर नीचे जमीन पर गिर पड़ी। 9 अधूरे संसार ज्वाला की गर्मी की वजह से उस हत्यारे ने तेजी से अपने मुंह पर पहने मास्क को हटा दिया। उसके मास्क हटाते ही विराज की आंखों के सामने एक बेहद वफादार चेहरा प्रकट हो गया। ये देखकर विराज की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने चौंकते हुए कहा, प्रणव दा आप। विराज ने इस बात की तो बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी कि उसकी हत्या करने आने वाला वसु परिवार का हत्यारा असल में प्रणव दा होंगे। वो प्रणव दा जो कालपी सिटी में वर्धन परिवार के सबसे भरोसेमंद सिपाही थे। वो प्रणव दा जिन पर विराज के पिता इंद्रावसु अपनी आंख बंद करके भरोसा करते थे। वो प्रणव दा जिन पर वर्धन परिवार की जिम्मेदारी सौंपकर विराज ने कालपी सिटी छोड़ दिया था। विराज को एक अरसा हो गया था प्रणव दा को देखे, और अब वो प्रणव दा से मिल रहा था, वह भी इस परिस्थिति में। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गोल्डन पंख की ओर देखते हुए प्रणव दा ने विराज से कहा, बेटे विराज, कैसे हो? कितना समय बीत गया तुम्हें देखे। विराज ने गुस्से से पूछा, प्रणव दा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसा कहते हुए विराज के शरीर से कातिलाना आभा निकलने लगी। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से प्रणव दा यहाँ क्या कर रहे थे। ये जगह वर्धन परिवार के पूर्वजों की धरोहर को धारण करने वाली बेहद ही महत्वपूर्ण जगह थी। अभी इंद्रावसु आने ही वाले थे। विराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रणव दा पर भरोसा करें या फिर नहीं। विराज ने जिस समय कालपी सिटी को छोड़ा था और विदिशा की राह पकड़ी थी, उस समय प्रणव दा केवल एक 9th ग्रेड मार्शियल मास्टर योद्धा थे। लेकिन जिस समय प्रणव दा ने अपने आप को गोल्डन पंख के हमले से बचाया था, उनकी शक्ति 9th ग्रेड मार्शियल पूर्वज जितनी थी। ऐसे में विराज को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन था। इस बात से विराज थोड़ा भयभीत हो उठा था।
इन परिस्थितियों में यदि प्रणवदा विराज को कोई तर्कसंगत कारण नहीं बताते तो विराज किसी भी आधार पर प्रणवदा को छोड़ नहीं सकता था, फिर चाहे इंद्रावसु प्रणवदा पर कितना भी भरोसा करते हों। विराज की आंखों में तैरती मौत को देखकर प्रणवदा के दिल में कंपकपाहट छूट गई। वो विराज से कुछ कहने ही वाले थे कि उसी समय विराज के पीछे से किसी की गंभीर आवाज आई, मैंने ही प्रणवदा को यहाँ आने को कहा था। विराज ने तुरंत अपने पीछे मुड़कर देखा तो सामने से उसके पिता इंद्रावसु धीरे धीरे चलते हुए आ रहे थे। उनके पीछे एक युवा आदमी वसु परिवार के हत्यारों की वेशभूषा पहने चला आ रहा था। इंद्रावसु के पीछे चल रहे वसु परिवार के हत्यारे को देखकर विराज के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने इंद्रावसु की ओर देखकर पूछा, पिताजी, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? विराज ने गोल्डन पंख के साथ जिस समय दृश्यों को साझा किया था तो उसी काले आदमी को वसु परिवार के हत्यारों के साथ आता देखा था, जो इस समय इंद्रावसु के पीछे पीछे चला आ रहा था। ऐसे में विराज इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि उस काले आदमी को क्या उसके पिता इंद्रावसु ने पराजित कर दिया था, या फिर वह काला आदमी शुरू से ही उसके पिता का कोई गुप्तचर था जो वसु परिवार के शिकारी दल का हिस्सा था। विराज को देखकर इंद्रावसु के पीछे चल रहे युवा काले आदमी ने अपने दोनों हाथों को विराज के सामने जोड़ते हुए कहा, राका वसु युवा मास्टर विराज का अभिनंदन करता है। मैं वर्धन परिवार का एक गुप्तचर हूं जो कि वसु परिवार में रहकर वर्धन परिवार के लिए गुप्तचरी करता है। राका वसु की बात सुनकर विराज के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और उसने इंद्रावसु की ओर उत्सुकता भरी नजरों से देखने लगा। विराज के चेहरे की तीव्र उत्सुकता को भांपकर इंद्रावसु ने कहा, ये ठीक कह रहा है। राका वसु परिवार में हमारा सबसे बड़ा भेदिया है। इस बार वसु परिवार के हत्यारों का दल सीधे बारबेरियन वंश के पवित्र पहाड़ की तरफ खींचा चला आया, क्योंकि राका वसु ने गुप्त रूप से उन्हें यहां लाने के लिए जाल बिछाया था, जिसमें वो सभी फंस गए। इंद्रावसु की बात सुनकर विराज की नजरें घूमकर वापस राका वसु के ऊपर जाकर थम गई और उसने राका वसु से कहा, अच्छा तो ये तुम थे। ऐसा कहते हुए विराज के चेहरे पर खराब भाव उभर आए। विराज के चेहरे पर उभरे उन खराब भावों को भांपकर राका वसु ने थोड़ा हिचकते हुए पूछा, क्या मेरी वजह से आपकी कोई योजना बाधित हो गई? थोड़ा शांत होते हुए विराज ने कहा, नहीं ऐसा तो नहीं है। दरअसल मैंने सोचा था कि वसु परिवार के हत्यारों की मदद से मैं बारबेरियन वंश के योद्धाओं के ठिकाने के बारे में पता लगाऊंगा, मगर ऐसा हो नहीं सका। सभी हत्यारे धीरे धीरे न जाकर तेजी से बारबेरियन वंश के पवित्र पहाड़ की ओर चले गए। हालांकि ये जानकर कि मामला संभल चुका है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। विराज की बात सुनकर राका वसु ने झुकते हुए कहा, मैं युवा मास्टर विराज से इस चीज के लिए तहे दिल से माफी चाहूंगा। मुझे इस बात का हल्का सा भी इल्म नहीं था कि युवा मास्टर की अपनी कोई योजना बन रही थी। दरअसल वसु परिवार की आत्मा की महक तकनीक बेहद गुप्त तकनीक है, जिसे वसु परिवार से बाहर के लोग नहीं जानते, तो मुझे इसका अंदाजा नहीं था कि युवा मास्टर को इस तकनीक का ज्ञान पहले से ही था। विराज ने अपना हाथ हवा में हिलाते हुए कहा, कोई नहीं, इसे भूल जाओ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम्हें मेरी योजना के बारे में मालूम नहीं था तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी भी नहीं बनती थी। हालांकि विराज को अंदर ही अंदर थोड़ा दुख भी था कि राका वसु की वजह से उसकी योजना पूरी नहीं हो सकी थी। इसके बाद राका वसु ने कुछ नहीं कहा और वह इंद्रावसु के पीछे चुपचाप खड़ा हो गया। राका वसु को शांत होता देखकर इंद्रावसु ने अपना सिर हिलाते हुए विराज से पूछा, राका वसु से मुझे मालूम चला कि तुम यहाँ पर अकेले नहीं आए हो। तुम्हारे साथ उत्तर सागर के युवराज विपुल रुद्र, चंद्रवंशी परिवार के युवा अयान चंद्रवंशी और यश वंगम भी आए हैं, और साथ ही हमारी होनहार बेटी हमारा गर्व भी आई है। लेकिन वो यहाँ पर क्यों नहीं है?
आखिर वो सभी कहाँ है? इंद्रावसु की बात का विराज ने उत्तर दिया, वो इस समय किसी दूसरे अवसर का लाभ उठा रहे हैं। कुछ देर बाद वो सभी भी यहाँ पर होंगे। ये सुनकर इंद्रावसु ने कोई और प्रश्न नहीं किया। उनकी नजरें गोल्डन पंख और मोक्ष के ऊपर आकर ठहर गई। फिर उन्होंने मोक्ष की ओर देखकर उससे पूछा, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? इंद्रावसु भले ही लीमू प्रांत में थे, फिर भी उन्हें सारी जानकारियां थी। उन्हें मालूम था कि विराज के साथ कोई अनजान शख्स भी आ रहा था, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि विराज का साथ देने के लिए कोई मार्शियल राजा स्तर का योद्धा विराज के साथ था। मोक्ष ने एक नजर से इंद्रावसु को देखा और फिर कहा, अच्छा तो वर्धन परिवार के वंशज। मेरा नाम मोक्ष है। क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर हूं, इसलिए तुम मुझे ज्येष्ठ कह सकते हो। मोक्ष की बात सुनकर इंद्रावसु को कुछ समझ नहीं आया और वह विराज की ओर पहेली भरी नजरों से देखने लगे। इंद्रावसु के चेहरे के भावों को देखकर विराज ने कहा, ज्येष्ठ मोक्ष हमारे पूर्वजों के खास मित्र थे। ऐसा कहकर विराज के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी और फिर विराज ने इंद्रावसु को प्राचीन स्वर्गीय भूमि में चट्टानी सम्राट के मिलने अभय वर्धन सारी कहानी संक्षेप में इंद्रावसु को सुनाई। विराज के मुंह से मोक्ष की पहचान को जानकर इंद्रावसु के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। उन्होंने कहा, अच्छा तो ये बात है। फिर उन्होंने मोक्ष की ओर देखकर कहा, मैं माफी चाहूंगा, मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगा था। मोक्ष ने कहा, अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इतना सब तो चलता है। मोक्ष ने इंद्रावसु को ध्यान से देखा और फिर कहा, 9th ग्रेड मार्शियल जीवन रस अमृत योद्धा। बढ़िया, आपने अभय वर्धन और काल्पी वर्धन को निराश नहीं किया। हालांकि मोक्ष सोच रहा था कि इतनी उम्र में इंद्रावसु सिर्फ एक 9th ग्रेड मार्शियल जीवन रस अमृत योद्धा ही थे। इस हिसाब से मोक्ष के लिए इंद्रावसु की प्रतिभा सामान्य थी। लेकिन फिर जब मोक्ष ने वर्धन परिवार के साथ घटी दुर्घटनाओं पर ध्यान लगाया तो उसने सोचा कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों से निकलकर इस स्तर तक पहुंचना सच में आसान काम नहीं रहा होगा इंद्रावसु के लिए। इंद्रावसु, प्रणवदा, विराज, मोक्ष और बाकी कई लोग वहां मौजूद थे। वसु परिवार के हत्यारों का भी कामतमाम हो चुका था, तो क्या वर्धन परिवार और बारबेरियन वंश के बीच अब एक बड़ा युद्ध होने वाला था? या फिर इंद्रावसु के पास कोई योजना थी जो बारबेरियन वंश के लोगों से उलझे बिना ही वर्धन परिवार के पूर्वजों की धरोहर तक पहुंचने का कोई मार्ग बना सकती थी? मोक्ष की बात सुनकर इंद्रावसु के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उन्होंने मोक्ष को कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। मोक्ष ने इंद्रावसु से कहा, विराज ने मुझे बताया है कि तुम वर्धन परिवार की ऐतिहासिक धरोहर को खोलना चाहते हो। वह धरोहर यहाँ पर कहीं मौजूद है? इंद्रावसु ने जवाब दिया, हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। विराज ने आपको वर्धन परिवार के साथ क्या क्या घटा वह सब तो पहले ही बता दिया है। तो मैं अपने इस वर्धन परिवार को फिर से शक्तिशाली बनाना चाहता हूं और इसे फिर से उसी स्थान पर पहुंचाना चाहता हूं जहां पर ये पहले था, और बिना इस धरोहर को पाए ऐसा करना नामुमकिन ही होगा। मोक्ष ने इंद्रावसु से कहा, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। विराज के अंदर की प्रतिभा बेमिसाल है। विराज की प्रतिभा को देखकर मैं कह सकता हूं कि ये अगले 20 सालों में मार्शियल मोनार्क योद्धा बन जाएगा, और शायद इससे भी तेज रफ्तार से। इस समय में वर्धन परिवार को आसानी से खड़ा किया जा सकता है। मोक्ष ने देखा कि उसकी बातें इंद्रावसु को ज्यादा समझ नहीं आ रही थी। ये देखकर उसने कहा, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि वर्धन परिवार को तो आप लोग खड़ा ही कर लेंगे, लेकिन आपको अपनी नजर को कलिंजर एम्पायर के छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। काल्पी वर्धन और अभय वर्धन हद से ज्यादा प्रतिभाशाली योद्धा थे। उनके वंशजों को पूरे कैप्लर यूनिवर्स पर अपनी छाप छोड़ने के बारे में सोचना चाहिए,
ना कि सिर्फ छोटे से कलिंजर एम्पायर पर। मोक्ष की बात पर इंद्रावसु को हंसी आ गई। उन्होंने तीखी मुस्कुराहट के साथ कहा, ज्येष्ठ, आपका कहना सही है, लेकिन मेरी प्रतिभा सामान्य है। मेरे लिए कलिंजर एम्पायर तक ही सीमित रहना उचित है। मैं एक मार्शियल जीवनरस अमृत योद्धा हूँ, जो कि कलिंजर एम्पायर में एक बड़ी बात है, लेकिन बाहरी दुनिया में शायद ये इतनी बड़ी बात नहीं है। इसलिए शायद मैं बाहरी दुनिया में अपनी कोई छाप न छोड़ सकूं। मोक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कैप्लर यूनिवर्स में कितने ही अजीबोगरीब खजाने छिपे हुए हैं। अगर तुम्हारे हाथ में ऐसे 2-3 खजाने भी लग जाए तो फिर पूरे कैप्लर यूनिवर्स में अपने नाम का डंका बजाना मुमकिन है। मोक्ष की बात पर इंद्रावसु ने जवाब दिया, मगर ऐसी आभासी रहस्यमय खजाने इतनी आसानी से मिलते कहाँ हैं? पहले हमें वर्धन परिवार की धरोहर को हासिल करने की कोशिश कर लेनी चाहिए। हमारे परिवार की धरोहर ही हमारे काफी काम की सिद्ध होगी। इंद्रावसु की बात पर मोक्ष ने कुछ नहीं कहा। वो जाकर विराज के पास खड़ा हो गया। वैसे भी वो वहां विराज की रक्षा करने के लिए ही आया था। इंद्रावसु ने जब ये देखा कि विराज की रक्षा इतना शक्तिशाली योद्धा कर रहा था, तो अंदर ही अंदर उसे काफी खुशी और राहत महसूस हुई। इसके बाद उन्होंने बिना कोई देर किए अपनी यूनिवर्स रिंग से एक टोकन बाहर निकाला और अपनी एनर्जी का सारतत्व उसमें से गुजार दिया। उसी समय हवा में कुछ फटने की आवाज आने लगी और फिर हवा में एक आभासी द्वार खुल गया। उस आभासी द्वार को भांपकर मोक्ष ने उत्सुकता में भरकर कहा, ये तो वही तारों की छाव है जिसे मेरा भाई काल्पी वर्धन अपने पीछे छोड़ गया था। मोक्ष की बात सुनकर इंद्रावसु ने जवाब दिया, मुझे पक्का नहीं मालूम। कुछ अधूरे दस्तावेजों के अनुसार ये तारों की छाव मेरे पूर्वजों के द्वारा छोड़ी गई एक विरासत है। जिस समय वर्धन परिवार नष्ट हुआ, वर्धन परिवार की विरासत इस तारों की छाव में समा गई। जितना मुझे पता चला है, इस तारों की छाव में मेरे पूर्वजों ने एक परीक्षा को रख छोड़ा है। जो भी व्यक्ति उस परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएगा, वही वर्धन परिवार के इस तारों की छाव में रखी गई विरासत का उत्तराधिकारी होगा। मेरी तो अब उम्र हो चुकी है और इस तारों की छाव में कई सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि मैंने विराज को यहाँ लीमू प्रांत बुलाया है, ताकि विराज यहाँ आए और इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके वर्धन परिवार की धरोहर का उत्तराधिकारी बन सके। पिछले कुछ महीनों में विराज ने अपनी प्रतिभा का जो स्तर प्रदर्शित किया था, उससे इंद्रावसु को विश्वास हो चला था कि विराज तारों की छाव घर में रखी गई सभी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेगा। हालांकि इंद्रावसु को अच्छे से मालूम था कि उस वीरान भूमि लीमू प्रांत में विराज को बुलाना खतरे से खाली नहीं था। विराज अभी सेकेंड ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा ही था। ऐसे में बारबेरियन वंश के महान योद्धाओं के सामने वो कमजोर पड़ सकता था। फिर भी इंद्रावसु ने ये खतरा मोल लिया, क्योंकि इस जगह पर वर्धन परिवार की जो विरासत थी वह वर्धन परिवार का आधार था। उस आधार को हासिल किए बिना वर्धन परिवार को फिर से खड़ा कर पाना महज एक स्वप्न होता। इंद्रावसु की बात सुनकर विराज के चेहरे पर गर्व और खुशी की लहरें मचलने लगी। विराज को मालूम था कि इंद्रावसु एक सुप्रीम स्तर के योद्धा थे। ऐसे में वो मन ही मन तय कर चुका था कि कुछ भी हो जाए, वो वर्धन परिवार की उस विरासत को हासिल करके ही रहेगा। विराज ने इंद्रावसु से कहा, हमें कुछ समय इंतजार करना होगा। दीदी इनाया, सीनियर विपुल, अयान और यश कुछ ही देर में आते होंगे। तारों की छाव में जाने के लिए हमें उन लोगों का इंतजार करना होगा। फिर हम सभी लोग साथ मिलकर तारों की छाव में जाएंगे। विराज की बात पर इंद्रावसु ने मुस्कुराकर कहा, ये भी ठीक है। चलो तब तक हम कुछ खा लेते हैं। तकरीबन 1 घंटे बाद अग्निदेवी वैधी की पेंटिंग विराज की यूनिवर्स रिंग से निकलकर बाहर प्रकट हो गई। उसी समय एक आभासी द्वार प्रकट हो गया।
उस आभासी द्वार के अंदर से इनाया, विपुल, अयान और यश बाहर निकल आए। उन सभी के चेहरे पर उत्साह की एक अलग ही उमंग जगमगा रही थी। इनाया के चेहरे पर भी खुशी की एक अलग ही ज्योत खिल रही थी। उस आभासी द्वार से बाहर आते ही विपुल ने विराज को गले लगाते हुए कहा, विराज, इस बार तो तुमने मेरी काफी मदद कर दी। मेरी मार्शियल तकनीक रुद्र परिवार की पैतृक मार्शियल तकनीक है। मेरी ये मार्शियल तकनीक पिछले 3 वर्षों से परफेक्शन पर ही अटक कर रह गई थी। मैंने तो इस बात की उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी स्वर्गीय एकता स्तर को छू भी सकूंगा, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैं परफेक्शन स्तर से बढ़कर स्वर्गीय एकता स्तर को छू सका। तुम कमाल हो विराज। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। मेरी तलवार तकनीक भी नए स्तरों पर पहुंच चुकी है। मुझे लगा था कि अपनी तलवार तकनीक को मेन एंड नेचर के स्तर तक पहुंचाने में मुझे कम से कम 1 साल और लगेगा, लेकिन मैंने एक ही दिन में ये स्तर छू लिया। सब तुम्हारी वजह से विराज, अयान ने खुशी से झूमते हुए कहा। यश और इनाया चुप खड़े थे। वह कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन उनके चेहरे की खुशी बता रही थी कि उन्हें भी महान ट्रायल के मैदान से काफी कुछ हासिल हुआ था। विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो अब इस बारे में बाद में बात करेंगे। हमें पहले इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारे पूर्वजों की धरोहर को कैसे हासिल किया जाए। इसके बाद विराज ने इंद्रावसु की ओर अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, मैं आपको अपने पिता से मिलवाता हूँ। ये मेरे पिता इंद्रावसु है और ये वर्धन परिवार के कार्यकारी अधिकारी प्रणवदा है। वसु परिवार के हत्यारों का भेष धारण किया हुआ ये राका वसु है, जो वर्धन परिवार का वसु परिवार में गुप्तचर है। इनाया पहले ही पिता इंद्रावसु के पास जा चुकी थी और उनसे गले लगकर उनका स्नेह पा रही थी। इंद्रावसु भी इनाया से काफी अरसे बाद मिलकर बेहद खुश थे। इंद्रावसु ने इनाया से कहा, तुम तो काफी बड़ी हो गई हो और शक्तिशाली भी। पता नहीं वो कौन भाग्यशाली परिवार होगा जो तुम्हारे जैसा योद्धा पाकर धन्य होगा। इस पर इनाया ने नाराजगी का नाटक करते हुए कहा, आप फिर से वही राग लेकर बैठ गए। मैं कहीं नहीं जा रही, यही रहूंगी वर्धन परिवार में ही। जिसको मुझसे शादी करनी है उसे मेरे परिवार में आना होगा। इंद्रावसु ने चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा तो घर जमाई ढूंढोगी तुम? इनाया ने कहा, देख लेंगे ना, कौन इंतजार में है। ऐसा कहकर इनाया हंसने लगी। इनाया के साथ साथ इंद्रावसु, विराज और बाकी लोग भी हंसने लगे। विपुल, अयान और यश इनाया का एकदम अलग रूप देख रहे थे। इनाया को इस तरह बच्चों की तरह व्यवहार करते हुए उन्होंने कभी नहीं देखा था। वो सभी आंखें फाड़े इनाया को देखे जा रहे थे। ये देखकर इनाया थोड़ा असहज हो गई। फिर अगले ही पल उन तीनों ने इंद्रावसु के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, ज्येष्ठ नमस्कार। इंद्रावसु ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है। मेरा तुम्हारे बड़ों के साथ कुछ ना कुछ संबंध अवश्य रहा है, इसलिए तुम्हें असामान्य होने की जरूरत नहीं है। सामान्य रहो। फिर इंद्रावसु ने विराज से कहा, विराज, अब सब आ चुके हैं। हम लोग अब तारों की छाव में प्रवेश कर सकते हैं। इंद्रावसु की बात सुनते ही विराज ने तारों की छाव में प्रवेश कर लिया। जल्दी ही सभी लोगों ने तारों की छाव में प्रवेश कर लिया। उस तारों की छाव से चमकीली नीले रंग की रोशनी निकल रही थी। एक गरज भरी आवाज के साथ वह तारों की छाव सभी लोगों को लेकर गायब हो गया। अगले ही पल एक वीरान मौत के मैदान के ऊपर आकाश में फटने की आवाज आई और कुछ आकृतियां हवा से होते हुए मैदान पर अवतीर्ण हुई। उस वीरान मैदान को देखकर विराज ने कहा, अच्छा तो ये है तारों की छाव, हमारे पूर्वजों का छोड़ा गया रचनाकार संसार। ये थोड़ा टूटा हुआ लग रहा है।
इस तारों की छाव को मेरे भाई काल्पी ने आत्मा को निगलने वाली युद्धभूमि के नजदीक हासिल किया था। ये एक टूटा हुआ तारों की छाव था। महान पराक्रमी योद्धाओं ने इसे बंद कर दिया था, ऐसा कहकर मोक्ष हंसने लगा। मोक्ष जैसे ही इस द्वार के अंदर दाखिल हुआ था, उसे दाखिल होते ही समझ आ गया था कि इस जगह पर काल्पी वर्धन का नियंत्रण रहा था। बहुत समय पहले, जब मोक्ष भूत वंश के लोगों द्वारा घायल हो गया था और मौत की दहलीज पर आ खड़ा हुआ था, उस समय काल्पी वर्धन मुझे यहाँ पर लेकर आए थे और यहाँ लाकर मेरे शरीर के घावों को भरने की कोशिश की थी। लेकिन तारों की छाव का प्रभाव मुझ पर नहीं हुआ। उस समय काल्पी वर्धन और अभय वर्धन ने साथ मिलकर प्राचीन स्वर्गीय भूमि का निर्माण किया ताकि मेरे घावों को दबाया जा सके। यही कारण था कि मोक्ष इस जगह से परिचित था। मोक्ष की बात सुनकर विराज ने कहा, अच्छा तो ये हुआ था। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी वो मेरे पूर्वजों द्वारा नहीं बनाई गई थी? विराज की बात पर मोक्ष ने जवाब दिया, विराज तुमने एकदम सही सोचा। तुम्हारे पूर्वज काल्पी वर्धन तारों की छाव के 8वें उस्ताद थे। हालांकि तारों की छाव घर पर उनका पूर्ण नियंत्रण कभी नहीं हो सका। इस जगह पर उनका अधिकार क्षेत्र काफी सीमित था। इस जगह पर ली जाने वाली ज्यादा परीक्षाएं उनके द्वारा नहीं बनाई गई है। मोक्ष ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, एक आवाज वहां चारों ओर गूंज उठी। उस आवाज को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौकन्ना हो गए। विराज ने अपने चारों ओर देखते हुए कहा, कौन है? आखिर वहां पर किसकी आवाज गूंज उठी थी? क्या विराज सभी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके वर्धन परिवार की धरोहर को हासिल करने वाला उत्तराधिकारी बन पाएगा? तारों की छाव में विराज के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली थी? क्या विराज उन सभी चुनौतियों से बाहर निकल पाने में कामयाब हो सकेगा? वहां चारों ओर आवाज गूंज रही थी, जिसे सुनकर विराज ने कहा, कौन है वहां? विराज ने तुरंत सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार बाहर निकाल ली और उसे कसकर पकड़ लिया। उसके शरीर से कातिलाना आभा निकलने लगी। गूंजती आवाज ने अचानक से कहा, कातिलाना तलवार धार अच्छी शुरुआत है। उसी समय सफेद रंग की एक तेज रोशनी विराज की आंखों के सामने आ गई और फिर एक गेंद हवा में लटकी हुई विराज के सामने तैरने लगी। वो गेंद लगातार हवा में जोर जोर से उछल रही थी। उस गेंद से आवाज आई, बच्चे, क्योंकि तुम कातिलाना तलवार धार पर महारत हासिल कर चुके हो तो शायद तुम तारों की छाव के 9th मास्टर बनने के लिए दी जाने वाली परीक्षा को देने लायक बन सको। हालांकि तुम्हें परीक्षा देने का मौका मिलेगा या नहीं ये तुम्हारी क्षमता पर निर्भर करेगा। गेंद की आवाज वहां चारों ओर गूंज गई और फिर गेंद से आवाज आई, तारों की छाव की गहराइयों में तारों की छाव घर के पहले मास्टर ने एक परीक्षा का निर्माण किया था। अगर तुम उस परीक्षा की पहली अवस्था को पार करने में सफल रहे तो तुम इस तारों की छाव घर का 9th मास्टर बन सकोगे। उस गेंद की आवाज सुनकर विराज कुछ समय के लिए चुप खड़ा रह गया और फिर मोक्ष की तरफ देखने लगा। विराज की आंखों में तैरते प्रश्न को देखते ही मोक्ष समझ गया और उसने तुरंत कहा, ये गेंद एकदम सही कह रही है। काल्पी वर्धन ने एक बार मुझे बताया था कि उसने तारों की छाव की गहराई में जाकर परीक्षा को दिया था और उस परीक्षा में सफलता हासिल की थी। भाई काल्पी ने मुझे ये भी बताया था कि वह तारों की छाव पर ज्यादा नियंत्रण हासिल नहीं कर सका था। इस वजह से काल्पी इस जगह पर मेरे घाव को भर पाने में कामयाब नहीं हो सका था। मोक्ष की बात सुनकर सामने हवा में उछाले मार रही गेंद को तेज गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से मोक्ष से कहा, तुम एक गेंद होंगे, तुम्हारा सारा खानदान एक गेंद होगा। मैं एक ड्रैगन हूं। एक ड्रैगन? समझ आ रहा है या नहीं? उस गेंद के ऐसा कहते ही उस गेंद के चारों ओर हजारों दरारें पड़ गई। उन दरारों के अंदर से ड्रैगन का एक गुस्सैल सिर बाहर निकलकर आया।
उस ड्रैगन के पिछले हिस्से पर उसके दोनों पंख बहुत तेज स्पीड से फड़फड़ा रहे थे और वह ड्रैगन हवा में उड़ने लगा। उस ड्रैगन को देखकर विराज उस ड्रैगन की पृष्ठभूमि को पहचान गया और उसने चौंकते हुए कहा, चीखता दानव ड्रैगन तलवार पूर्वज की तलवार मणि पाने के बाद से विराज का ज्ञान और अनुभव हद से ज्यादा बढ़ चुका था। अगर तुलना की जाए तो विराज का ज्ञान किसी भी हाल में स्वर्ग के गर्व से कम नहीं था। तलवार पूर्वज ने अपनी जिंदगी का सारा ज्ञान तलवार मणि में डाल दिया था। तलवार पूर्वज एक सुप्रीम स्तर का योद्धा था जो संत स्तर को पाने में कामयाब रहा था और दफन स्वर्ग की दलदल से भी बाहर निकलने में कामयाब रहा था। तलवार पूर्वज बाहरी दुनिया के योद्धाओं की तुलना में काफी ज्यादा ताकतवर था। तलवार मणि में चीखता दानव ड्रैगन के बारे में भी जानकारी कैद थी। तलवार मणि के मुताबिक चीखता दानव ड्रैगन भी पुनर्जन्म के 6 मार्गों से आने वाले जीव थे और प्रहलाद प्रजाति की ही तरह के थे। प्रहलाद और चीखता दानव ड्रैगन में अंतर ये था कि प्रहलाद प्रजाति के जीव पुनर्जन्म के 6 मार्ग में मध्य स्तर के खूंखार जीवों में आते थे, वहीं चीखता दानव ड्रैगन सबसे ज्यादा खूंखार जीवों में आते थे। तलवार मणि के अनुसार जहां एक युवा प्रहलाद प्रजाति का जीव एक संत स्तर के योद्धा तक से भी लड़ सकता था, वही चीखता दानव ड्रैगन के सामने संत अधिपति योद्धा की भी कोई हैसियत नहीं थी। इसी से चीखता दानव ड्रैगन की भयानक शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता था। हालांकि चीखता दानव ड्रैगन की पूंछ रहस्यमयी ढंग से गायब रहती थी। यहाँ तक कि पुनर्जन्म के 6 मार्ग में भी इसकी पूंछ को देख पाना एक दुर्लभ घटना थी। यही कारण था कि चीखता दानव ड्रैगन के बारे में काफी कम लोगों को ही जानकारी थी। यहाँ तक कि ये प्रहलाद जीव से भी कम प्रसिद्ध जीव थे। अगर तलवार मणि ने विराज को इस जीव की जानकारी न दी होती तो विराज कभी भी इस जीव को नहीं पहचान पाता। चीखता दानव ड्रैगन इस बात से अचंभित हो गया कि विराज को उसकी पृष्ठभूमि के बारे में मालूम था। उसने कहा, बच्चे, तुम्हारी समझ कमाल की है। उसने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि एक सेकंड ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा उसकी पहचान को उजागर कर देगा। चीखता दानव ड्रैगन ने कहा, तुम्हारे अनुभव और कातिलाना तलवार धार को देखते हुए तुम इस परीक्षा को देने के लायक तो हो, लेकिन तुम्हारी ताकत काफी कम है। ऐसे में तुम्हारे लिए मेरे उस्ताद द्वारा छोड़ी गई इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाना लगभग नामुमकिन ही होगा। ऐसा कहते हुए ड्रैगन विराज के चारों ओर अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए मंडराता रहा। विराज समझ रहा था कि चीखता दानव ड्रैगन का उस्ताद कोई कमाल का अद्वितीय योद्धा ही रहा होगा, जिसने चीखता दानव ड्रैगन जैसे दैत्याकार जीव को अपने काबू में कर लिया। विराज ने कुछ देर सोचकर कहा, अगर ऐसी बात है तो इस परीक्षा को पास करने के लिए किस तरह की और कितनी ताकत की जरूरत होती है? अपने पंखों को हवा में फड़फड़ाते हुए चीखता दानव ड्रैगन ने कहा, कम से कम मार्शियल पूर्वज स्तर का योद्धा होना जरूरी है। सामान्य लोग अपनी एनर्जी की वेव का इस्तेमाल करके अपनी अंतरात्मा के समुद्र को पोषित और मजबूत करते हैं। मेरे उस्ताद द्वारा बनाई गई कई परीक्षाएं सीधे सीधे आत्मा की शक्ति पर निर्भर करती है। ऐसे में यदि इंसान की आत्मा की शक्ति कमजोर हो तो इन परीक्षाओं में असफल होना निश्चित है। चीखता दानव ड्रैगन की बात सुनकर विराज के चेहरे के भाव बदल रहे थे। अभी तक विराज भी अंदर से थोड़ा डरा हुआ था कि इन परीक्षाओं को पास करने के लिए न जाने कितनी मार्शियल शक्ति की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इन परीक्षाओं को पास करने के लिए जो सबसे कीमती चीज थी वह थी आत्मा की शक्ति। विराज के अंदर का आत्मविश्वास मानो नए पंखों पर सवार होकर आसमान की उड़ान पर निकल पड़ा था। जहां तक बात आत्मा की शक्ति की थी, विराज की आत्मा की शक्ति आत्मा की महान प्राण शून्य अवस्था पर थी। आत्मा की महान प्राण शून्य अवस्था ऐसी अवस्था थी जो कि अधिकतर योद्धाओं को पार कर जाती थी। यहाँ तक कि मार्शियल राजा योद्धा भी आत्मा की महान प्राण शून्य अवस्था पाने के लिए तत्पर रहते थे।
विराज की बात सुनकर चीखता दानव ड्रैगन विराज को घूर घूर कर देखने लगा। उसी समय इंद्रधनुषी 7 रंगों की रोशनी उसकी आंखों से निकली और विराज के दिल में समा गई। उस रोशनी के दिल में समाते ही विराज को एहसास हुआ मानो कोई चीज उसके शरीर के आर पार चली गई हो। चीखता दानव ड्रैगन ने कहा, सच में तुम्हारी आत्मा की शक्ति तो आत्मा की महान प्राण शून्य अवस्था तक जा चुकी है। इंद्रधनुषी 7 रंगों की रोशनी उसके ऐसा कहते ही समाप्त हो गई। इसके बाद ड्रैगन आकर विराज के कंधे पर बैठ गया और उसने कहा, बच्चे, मैंने तुम्हें कम आंका था। अब क्योंकि तुम्हारी आत्मा की शक्ति महान प्राण शून्य अवस्था तक पहुंच चुकी है, तो तुम मेरे उस्ताद की परीक्षाओं को देने में सक्षम हो। ड्रैगन की बात सुनकर विराज पलटकर इंद्रावसु की ओर देखने लगा। विराज अगर अपने आप को इन परीक्षाओं को देने में उलझा लेता तो वह वर्धन परिवार की धरोहर को खोलने में अपना समय नहीं दे पाता। विराज की दुविधा को भांपकर इंद्रावसु ने कहा, विराज, चिंता मत करो, आगे बढ़ो और इन परीक्षाओं में सफलता अर्जित करो। इनाया और तुम्हारे बाकी दोस्त तो यहाँ है ही, वर्धन परिवार की धरोहर को हासिल करने के लिए। इनाया ने विराज की ओर देखकर कहा, विराज, पहले तुम्हें इन परीक्षाओं पर ध्यान लगाना चाहिए। अगर तुम तारों की छाव पर अपना नियंत्रण हासिल कर सके तो इससे तुम्हें कमाल के लाभ मिलेंगे। इनाया की बात सुनकर अयान, विपुल और यश ने भी इनाया की सहमति में अपना सिर हिलाया। इनाया और इंद्रावसु की बात सुनकर विराज ने ड्रैगन से कहा, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, कृपया मुझे परीक्षा देने वाले स्थल पर पहुंचा दे। विराज की बात सुनकर ड्रैगन ने कहा, ठीक है। ऐसा कहते ही ड्रैगन विराज के कंधे से उड़ गया और विराज के सामने हवा में तैरने लगा। अगले ही क्षण ड्रैगन ने अपना मुंह खोल दिया और उसके मुंह के अंदर से एक लाल रंग का गोला बाहर निकला। ड्रैगन के मुंह से बाहर निकलते ही वह लाल रंग का गोला एक आभासी दरवाजे में बदल गया। उस आभासी दरवाजे को देखकर विराज बिना कोई देर किए उस दरवाजे के अंदर चला गया। विराज की निडरता को देखकर ड्रैगन ने कहा, दिलचस्प लड़का, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरे उस्ताद की छोड़ी गई परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर सको। चीखता दानव ड्रैगन अनगिनत सालों से तारों की छाव की चौकीदारी कर रहा था। इस समय में उसने न जाने कितने ही जीनियस योद्धाओं को देखा था। सभी योद्धा एक से बढ़कर एक शक्तियों के वाहक थे, लेकिन उनमें से कुछ ही थे जो विराज की तरह शांत थे जिस समय वो परीक्षा देने के लिए दाखिल हो रहे थे। विराज के चेहरे पर शांति का सागर बह रहा था। सबसे बड़ी बात ये भी थी कि उन कुछ लोगों को ड्रैगन की सही पहचान नहीं थी, इस वजह से उन्हें ड्रैगन से उतना डर नहीं लग रहा था। लेकिन विराज ड्रैगन की सही पहचान जानने के बावजूद भी ड्रैगन के भय से जरा भी विचलित नहीं हो रहा था। यही बात चीखता दानव ड्रैगन को विराज के अंदर खास लग रही थी। विराज खतरे को जानने के बाद भी एकदम शांत था। विराज को नहीं मालूम था कि ड्रैगन क्या सोच रहा था। उस लाल रंग की ज्वाला वाले आभासी दरवाजे को पार करने के बाद उसने महसूस किया मानो वह किसी अंधेरे कमरे में आ गया हो। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक से उसे हल्का सा चक्कर आने लगा। अगले ही पल उसने देखा कि वो एक विशालकाय तारों से भरे अंतरिक्ष में कहीं था। उसके पैरों के नीचे तारों की नदियां बह रही थीं। अनगिनत तारे आपस में मिलकर आगे बढ़े जा रहे थे, जिससे एक चमकती हुई नदी का जन्म हो रहा था। एक ऐसी नदी जो शून्य से निकल रही थी और शून्य में ही समा रही थी। चारों ओर ऊर्जा का भंडार भरा पड़ा था जो रह रहकर शून्य से पैदा हो रहा था और शून्य में ही समा रहा था। उस नदी से दूर बड़ी संख्या में तारे नष्ट हो रहे थे और उन्हें नष्ट हो रहे तारों के बीच से नए तारे जन्म ले रहे थे और इस पूरे क्रम में विस्तृत विशाल गहन ऊर्जा पैदा हो रही थी, जिससे निकलने वाली ऊर्जा की वेब से वह सारी जगह रह रहकर कांप रही थी।
वहां चारों ओर हजारों किलोमीटर तक विराज उन तारों की डरावनी मौत को अंदर तक महसूस कर पा रहा था। उसी समय एक बेहद शांत आवाज वहां चारों ओर गूंज गई। विराज ने महसूस किया कि वह आवाज उसके पीछे से आ रही थी। ये सच में कमाल है ना? क्या शानदार नजारा है! अद्भुत, अलौकिक, पारलौकिक, नयनाभिराम या कहो मन को अंदर तक भेदने वाला। जन्म और मृत्यु का साक्षात अवतार, प्रेम और भय का मिलन। कितना पारदर्शी, ऊर्जावान और सत्य से भरा! विराज ने चौंकते हुए कहा, कौन है? तारों की छाव में परीक्षा देने आया विराज तारों से भरी अंतरिक्ष की दुनिया में पहुंच चुका था। तो विराज को आखिर किसकी आवाज सुनाई दे रही थी? वह कौन था और क्या वह विराज को परीक्षा के बारे में बताने आए थे या विराज के सामने कोई नया सत्य प्रकट होने वाला था? वो आवाज विराज के पीछे से आ रही थी। ये समझकर विराज तेजी से पीछे की ओर मुड़ा तो उसने पाया कि एक सफेद लिबास पहने इंसान उसके सामने खड़ा था। उस इंसान की पीठ विराज की तरफ थी। इस वजह से विराज को उस सफेद लिबास पहने इंसान का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। सफेद लिबास पहने उस रहस्यमयी इंसान को देखकर विराज का दिल धक्कसा रह गया। फिर उसने तुरंत सम्मान के साथ कहा, ये अनुज विराज आपको नमस्कार करता है। बिना मुड़े ही सफेद लिबास वाले इंसान ने विराज की बात पर कहा, तुम काफी अक्लमंद हो बच्चे। पता है, मैं बचपन से ही आकाश में टिमटिमाते तारे देखा करता था। ये तारे हमेशा से ही मुझे अपनी ओर खींचा करते थे। मुझे घंटों टकटकी लगाए इन तारों को देखना बहुत पसंद था। ये मेरा सबसे मजेदार काम हुआ करता था। सफेद लिबास वाले इंसान के दोनों हाथ पीछे की तरफ थे, जिस वजह से विराज को बस उनके दोनों हाथ ही दिखाई दे रहे थे। उस सफेद लिबास वाले इंसान को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह खुद से ही बात कर रहे हो। उस इंसान ने कहना जारी रखा, मुझे अकेले में रहकर तारों को देखना सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, जब चारों ओर दूर दूर तक कोई और न हो। बस मैं हूं और तारों से भरा आसमान हो। मेरे जीवन के कितने ही बरस तारों को निहारते हुए, उनके साथ अपनी जिंदगी बांटते हुए, खेलते हुए निकल गए। हालांकि जब मेरी मार्शियल क्षमता बहुत बड़े स्तर पर पहुंच गई तो मुझे तारों के साथ अपनी जिंदगी बांटने का ज्यादा समय नहीं मिलता था। ऐसा कहते कहते सफेद लिबास वाले इंसान ने अपना चेहरा विराज की तरफ घुमा लिया और एक दैवीय मुस्कान के साथ कहा, आज तुम जैसे हो, मैं भी अपनी जवानी में ऐसा ही जोशीला हुआ करता था। शायद तुम मेरी इस परीक्षा को पास कर सको और मेरे बनाए इस नायाब तारों की छाव पर नियंत्रण हासिल कर सको। सफेद लिबास वाले इंसान की बात सुनकर विराज का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वो उस सफेद लिबास वाले इंसान के साथ एक गहरा रागात्मक संबंध महसूस कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि मानो उन दोनों के बीच कोई गहरा, अनकहा आत्मीय संबंध था। उसके अंदर कोई शक्ति थी जो उसे उस सफेद लिबास वाले इंसान की ओर खींचे जा रही थी। लेकिन विराज को अपने अंदर पैदा हो रहा ये एहसास बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वो लगातार यही सोच रहा था कि जिसने तारों की छाव जैसा रचनाकार संसार रच डाला, साथ ही चीखता दानव ड्रैगन जैसे खूंखार जानवर को अपना पालतू जानवर बना डाला, ऐसे महान पराक्रमी योद्धा के साथ भला उसका क्या रिश्ता हो सकता था? ऐसा सोचते हुए विराज के चेहरे पर कितने ही प्रश्न उभर आए। नन्हे शहजादे, ये दुनिया हमारी सोच से परे विशाल है। ये इतनी छोटी नहीं है जितना तुम अपनी इन नन्ही आंखों से देख चुके हो। विराज के चेहरे पर आए आश्चर्य के भावों को देखकर सफेद लिबास वाले इंसान ने दैवीय मुस्कान के साथ कहा, जितनी जल्दी हो सके अपनी मार्शियल क्षमता का विस्तार करो। जब तुम एक संत अधिपति योद्धा बन जाओगे, तब कहीं जाकर तुम्हें एहसास होगा कि जो कुछ भी तुमने आज तक देखा और जाना था वो सब तो बस बर्फ के उस टुकड़े की तरह था जिसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही पानी के ऊपर दिखाई देता था।
विराज ने जब सफेद लिबास वाले इंसान की बात सुनी तो वो उनकी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं था। भले ही उसकी शक्ति अभी कम थी, लेकिन तलवार पूर्वज की तलवार मणि को अपने दिल में धारण कर लेने के बाद उसका ज्ञान और अनुभव किसी भी हाल में संत अधिपति स्तर के योद्धा के समकक्ष हो चुका था और कहीं कहीं तो संत अधिपति स्तर के योद्धा से भी ज्यादा हो गया था। हो भी क्यों ना, तलवार पूर्वज एक अनंत कीर्तिमान रचने वाले योद्धा थे जो दफन स्वर्ग की दलदल से भी बाहर निकलने में सफल रहे थे और जिनकी बदौलत विराज भी दफन स्वर्ग की दलदल से बाहर निकल सका था। नन्हे शहजादे, इस दुनिया में बहुत कुछ था जिसे तलवार पूर्वज अपनी तलवार मणि में संग्रहित नहीं कर सके। सफेद पोशाक वाले इंसान ने दैवीय मुस्कान के साथ कहा, मानो वो विराज के दिमाग में घुसकर पढ़ पा रहे थे कि विराज क्या सोच रहा था। उनके चेहरे की उस दैवीय मुस्कान से एक अलग ही शांति का एहसास मिल रहा था। उन्होंने उसी मुस्कान के साथ कहा, हालांकि तलवार पूर्वज एक महान योद्धा था, फिर भी सभी की अपनी अपनी सीमाएं होती है। मुझे कहना चाहिए कि तलवार पूर्वज की इस तलवार मणि के अंदर रखी गई जानकारियां काफी सीमित है, भले ही वो जानकारियां तुम्हारे लिए ज्ञान का प्रकाश लेकर आई हो। कई ऐसे राज हैं जिन्हें धरती और स्वर्ग की शक्तियों ने इस तलवार मणि के अंदर से मिटा दिया है। सफेद लिबास वाले इंसान की बात सुनकर विराज के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। सफेद लिबास वाले इंसान न सिर्फ तलवार मणि के बारे में जानते थे, साथ ही तलवार मणि के अंदर मौजूद जानकारियों के स्तर को भी जानते थे। विराज के दिमाग में यही दुविधा घूम रही थी कि आखिर कोई बिना तलवार मणि को अपने दिल में धारण किए बगैर उसके राज कैसे जान सकता था। वो सोचने लगा, इसका मतलब तो ये हुआ कि सफेद लिबास वाले ये इंसान जरूर तलवार पूर्वज को जानते थे और कहीं न कहीं मेरा भी उनके साथ कोई न कोई तार तो अवश्य जुड़ा है। सफेद लिबास वाले इंसान ने विराज की ओर दैवीय मुस्कान के साथ कहा, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं अवश्य ही तलवार पूर्वज से पहले मिल चुका हूँ। आज से 1000 साल पहले की बात रही होगी जब मेरी मुलाकात तलवार पूर्वज से हुई थी। हालांकि उस समय तलवार पूर्वज मात्र एक जीवनरस अमृत मार्शियल योद्धा ही था। सफेद लिबास वाले इंसान की बात सुनकर विराज दंग रह गया। अचानक से एक नाम उसके दिमाग में कौंध गया। उसने चौंकते हुए कहा, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप कनिष्क वसु है? तलवार पूर्वज की तलावर मणि में दर्ज था कि एक बार तलवार पूर्वज की मुलाकात एक महान रहस्यमय शख्स के साथ हुई थी। उस समय वो एक जीवनरस अमृत मार्शियल योद्धा थे और उन रहस्यमय शख्स की मदद से तलवार पूर्वज अपनी तलवार तकनीक को एक नए स्तर तक ले जाने में कामयाब हो सके थे। संत स्तर के तीनों स्तरों को पाने के बाद तलवार पूर्वज ने उन रहस्यमयी इंसान को हर जगह ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रहस्यमयी इंसान उन्हें कहीं भी नहीं मिले। उन रहस्यमयी शख्स से मुलाकात के बाद तलवार पूर्वज की मार्शियल क्षमता में आमूलचूल परिवर्तन आ गया था। सिर्फ कुछ दशकों में ही वो संत अधिपति योद्धा बन गए और आज संत अधिपति से भी ऊपर के योद्धा बन चुके थे। तलवार पूर्वज की तलवार मणि में तलवार पूर्वज और उन रहस्यमयी शख्स की मुलाकात और उनके बीच हुई बातचीत के बारे में कुछ भी दर्ज नहीं था। विराज को ऐसा लग रहा था कि मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन दोनों के बीच मुलाकात और बातचीत को मिटा दिया था। तलवार मणि से विराज को बस इतना पता चल पा रहा था कि वो दोनों एक बार मिले थे। इसके अलावा उसे कोई और जानकारी नहीं मिल रही थी। विराज की बात सुनकर सफेद लिबास वाले इंसान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उनके दैवीय मुस्कान से भरे चेहरे पर हैरानी के भाव साफ नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा, तलवार पूर्वज समर सिंह को मेरा नाम याद था। कहीं ना कहीं मैंने शायद तलवार पूर्वज को कम आंका था। तलवार पूर्वज का नाम था सम्राट समर सिंह। हालांकि बहुत कम लोग तलवार पूर्वज के असली नाम को जानते थे। ज्यादातर लोग सम्राट समर सिंह को तलवार पूर्वज ही कहकर बुलाते थे,
बहुत कम लोग ही जानते थे कि तलवार पूर्वज ही सम्राट समर सिंह थे। सफेद लिबास वाले इंसान के मुंह से समर सिंह का नाम सुनकर विराज भी अचंभित हो गया था। अपने सिर को हिलाते हुए सफेद लिबास वाले इंसान ने कहा, चलो अब उस तलवार पूर्वज के बारे में और अधिक चर्चा नहीं करते हैं। वो तो अभी भी पुनर्जन्म के 6 मार्ग में कैद है और अभी भी वहां से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। इससे बेहतर ये होगा कि तुम्हें परीक्षा के अगले चरण के बारे में बताया जाए। विराज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी बताइए मुझे क्या करना होगा। सफेद लिबास वाले इंसान ने दूर मौजूद एक तारे की तरफ इशारा करते हुए दैवीय मुस्कान के साथ कहा, मेरी परीक्षा का ये चरण बेहद आसान है। तुम जैसे ही उस तारे तक पहुंच जाओगे, तुम मेरी इस परीक्षा में सफल हो जाओगे। ऐसा कहने के बाद कनिष्क वसु ने अपना कदम आगे बढ़ा दिया और उस तारे की तरफ बढ़ चले। उनके हर कदम के साथ उनके कदम के नीचे का तारा गायब हो जाता। इस तरह आगे बढ़ते हुए वो तारों की एक पूंछ छोड़ते हुए चले जा रहे थे। कनिष्क वसु को इस तरह आगे बढ़ता देखकर विराज की आंखें जगमगाने लगी। स्वर्ग की रफ्तार मूवमेंट स्किल को पाने के बाद विराज के मन में कनिष्क वसु की चाल को पाने की हसरत पंख फैलाने लगी। विराज को जिस तारे तक पहुंचना था, उसने उस टिमटिमाते हुए तारे को ध्यान से देखा और कनिष्क वसु से पूछा, क्या आप उस तारे तक पहुंच चुके हैं? विराज के अंदर का इरादा ध्रुव तारे की तरह अटल होता जा रहा था कि कुछ भी करके उस तारे तक पहुंचना है। वो स्वर्ग की रफ्तार से आगे बढ़ चला। कुछ कदम चलने के बाद वो तारों की बनी पूंछ के पहले सिरे तक पहुंच गया, जिस तारों की पूंछ को कनिष्क वसु अपने पीछे छोड़ गए थे। विराज ने जैसे ही तारों की पूंछ पर अपना पहला कदम रखा तो उसके चारों ओर तारों की रोशनी से लबरेज एक चमकदार दीवार खड़ी हो गई और उसे उसी जगह पर कैद कर दिया। ये देखकर विराज अंदर तक हिल गया। उसने कनिष्क वसु की मूवमेंट स्किल में किसी विशेष तरह का विचरण नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पर विराज पहला कदम रखते ही ट्रैप हो चुका था। ये देखकर विराज समझ गया कि कनिष्क वसु की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। कनिष्क वसु की क्षमता को देखकर विराज सोचने लगा, इस स्तर की शक्ति को पाना तो दूर की बात है, समझना भी बहुत बड़ी बात है। उसने अपना हाथ उठाया और चमकदार दीवार पर अपने हाथ से एक वार किया। उस दीवार पर मुक्का मारने से उसे एक कठोर सी अनुभूति अपने हाथ पर महसूस हुई। इससे वो समझ गया कि इस चमकदार दीवार को भेदना सरल काम नहीं होने वाला था। बिना कोई देर किए विराज ने तुरंत सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार बाहर निकाल ली। उसकी रगों में तलवार सार पागल सांड की तरह दौड़ने लगा और तलवार का एक शक्तिशाली वार चमकदार दीवार पर कर डाला। चमकदार दीवार पर तलवार धार पड़ते ही चमकदार दीवार की सतह पर रोशनी का एक तेज विस्फोट हुआ और चमकदार रोशनी फिर से वापस जाकर सामान्य हो गई। तलवार पूर्वज बहता पानी तलवार तकनीक और बहती बिजली तलवार संत अधिपति योद्धा की बहती बिजली की तलवार तकनीक। विराज की तलवार धार और तकनीक को देखकर कनिष्क वसु को काफी आश्चर्य हुआ और उन्होंने विराज की तकनीक को समझते हुए कहा, फिर भी ये काफी नहीं है। विराज की तलवार के प्रहार से चमकदार दीवार पर बसे कुछ रोशनी की छींटे सी उड़ी थी और फिर से चमकदार दीवार सामान्य हो चुकी थी। ये देखकर विराज अंदर तक सकपका गया। विराज ने अपना सबसे शक्तिशाली वार चमकदार दीवार पर दे मारा था, जिसका परिणाम शून्य रहा था। तो अब विराज क्या करने वाला था? क्या विराज उस चमकदार दीवार को भेदकर कनिष्क वसु के बताए तारे तक पहुंचकर परीक्षा में सफल हो सकेगा, या फिर परीक्षा में असफल रहकर हमेशा हमेशा के लिए उस दीवार में कैद होकर रह जाएगा?